सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आपको हमने पहला चैप्टर बहुत डिटेल में करा दिया क्लास 11th एनसीईआरटी का इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी नाम की बुक का चैप्टर 1 सोशलॉजी एंड सोसाइटी। आज हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर द्वितीय, जिसका नाम क्या है, टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशलॉजी। कुछ टर्म्स कंसेप्ट्स पर ये चैप्टर खड़ा रहेगा, बड़े दिलचस्प रहते हैं ये। जैसे आपको भी पूछूं, सोशल ग्रुप और कॉसी ग्रुप में क्या फ़र्क होता है, बताइए। नहीं पता, नहीं समझा, नहीं जानते। अच्छा, आपको पता है जो हम अमूमन ही शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, सही मायने में वो सही नहीं होते। हर शब्द के पीछे का एक महत्व है और वो उस डिसिप्लिन के तहत डेवलप हुआ है कैलकुलेटेड मैनर में। सोशलॉजी में यूज़ हो रहा है तो उसका अपना महत्व है। मुद्दा यहाँ पर आ जाता है क्योंकि सोशलॉजी के मेजॉरली वर्ड्स सोसाइटी के ही इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम रोज़ इन शब्दों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ये आते हैं। जैसे हम अपनी फैमिली में रोज़ रहते हैं, हमें ये भ्रम पैदा होता है कि हम अपनी फैमिली को जानते हैं। इसे जानने की ज़रूरत ही क्या है। यहीं अगर आपके सामने न्यूक्लियर फिज़िक्स की कोई बात करेगा, उसके रिलेटेड कोई टर्म की डिस्कशन करेगा, आप यकीनन उसे जानने समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपने कभी सुनी जानी नहीं होगी। तो वहाँ पर उस न्यूक्लियर फिज़िक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगर स्पेसिफिक टर्म्स, स्पेसिफिक कंसेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उससे भी कहीं ज़्यादा टर्म्स एंड कंसेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उस सब्जेक्ट ब्रांच को समझने के लिए जो आपको यूजुअल ही लगती है, कॉमन लगती है, जो आप रोज़ ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जैसे वही फैमिली में आप कितना जानते हैं? आप अपनी फैमिली के मेंबर्स को जानते हैं? उन मेंबर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो अभी उस लेवल पर आप नहीं जानते। उनके क्या पास्ट रहे हैं, पास्ट में भी क्या इवेंट हैं, समय आने पर डिटेलिंग करने में पता लगता है। अचानक किसी दिन आपकी माताजी की आपको तस्वीर नज़र आती है और आप कहते हैं, मम्मा आप साड़ी भी पहना करते थे, अरे आप कश्मीर भी गए हो। तो उस दिन आपका ये भ्रम टूट जाता है कि आप अपनी फैमिली को जानते हैं। फिर वहाँ से कई और कहानियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये जानने का क्रम चलता रहता है क्योंकि हम अमूमन उन चीज़ों से घिरे रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें पता है, जबकि हमें पता नहीं है। आई बात समझ में? वास्तविकता के नज़दीक नहीं होते हम। इसी तरह से इन टर्म्स एंड कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। जैसे कि जाति के आधार पर एक पार्टी अगर बनती है, बहुजन समाजवादी पार्टी, धर्म के आधार पर एक पार्टी यदि बनती है अकाली दल, इसे मैं सोशल ग्रुप कह सकता हूँ। लेकिन हर एक जगह पर लोगों का इकट्ठा होना ग्रुप तो नहीं। हर रोज़ बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, स्कूल के लिए जाने के लिए हज़ारों सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। क्या वो सोशल ग्रुप हैं? बिल्कुल नहीं, वो एग्रीगेशंस हैं। दे आर नॉट सोशल ग्रुप। उन्हें कॉसी ग्रुप्स कहा जा सकता है। सोशल ग्रुप्स आर समथिंग डिफरेंट। जब सोशल ग्रुप समझेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप समझ में आएगा। आई बात समझ में? फिर धीरे धीरे हमें कम्युनिटी, सोसाइटी, एसोसिएशन का फ़र्क पता लगेगा। देखो, जिन चीज़ों का सिनोनिम ही लेके चलते थे वो कितनी अलग है। कम्युनिटी से सोसाइटी तक का सफ़र ही अलग है। फिर हमें रेफरेंस ग्रुप और पीयर ग्रुप समझ आएंगे। फिर हमें इन ग्रुप और आउट ग्रुप समझ आएंगे। और फिर हमें समझ आ जाएगा कि आज दिन तक भी मुग़लों की एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं है। कौन सा ग्रुप है, इन ग्रुप या आउट ग्रुप? फिर इन और आउट के कन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएंगे। यही महत्वपूर्ण है, इसे समझना। फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको घर वाले लाख कहें कि तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी तसल्ली उन 2 लोगों से अप्रूवल लेके ही होती है जिन 2-3 लोगों के साथ आपने अपना एक पीयर ग्रुप बना रखा है। घड़ी भी उन्हीं को दिखानी है, कपड़े भी। उन्होंने कह दिया बहुत जच रहा है भाई, तो कह रहे हैं हम बेस्ट हैं। घर वालों ने लाख समझाया कि बेटा बाल थोड़े नीचे कर ले, नहीं, उस शिखर तक उठाएंगे जितने शिखर तक हमारा पीयर ग्रुप अप्रूव करता है। साथ में स्प्रे भी लेके आएंगे। थोड़ा बाल अगर झुक भी रहा है, उसके कदम लड़खड़ा भी रहे हैं, उसे ऐसी सशक्तिकरण देंगे स्प्रे के माध्यम से कि शिखर बढ़ेगा। बुर्ज खलीफा जब तक नहीं बनेगा बात नहीं टलेगी। पीयर ग्रुप एक उम्र तक बड़ा महत्व है, लेकिन एक समय आएगा जब दूसरे ग्रुप्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि फैमिली। ये भी महत्वपूर्ण है। इन सबको हमें समझना है, बहुत गहराई में आज के चैप्टर में जाना है। इनके माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें कि क्यों ऑनर किलिंग हो जाती है, क्यों खप पंचायतें ऐसे आदेश पास करती हैं, इनकी जड़ों में क्या है। जो जड़ों को पढ़ेंगे तो जड़ों को पकड़ेंगे, जो जड़ों को पकड़ेंगे तो समस्या को समझेंगे, जो समस्या समझ गए तो समाधान भी दे देंगे
और यही समस्याएं हमें तंग कर रही हैं, इन्हीं के समाधान हमें देने हैं। इन चैप्टर के माध्यम से हम इन चीज़ों को टारगेट करेंगे। दहेज प्रथा को समझेंगे, अच्छी है बुरी है आप डिसाइड करिएगा, तय करिएगा कि कौन से इनबिल्ट फैक्टर है। क्या लड़के वाले ही मांगते हैं, लड़की वालों की कोई शान नहीं है इसमें, हो सकता है कंपल्सिव भी हो। वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन में लेके आएंगे अलग अलग स्टोरीज़ के माध्यम से। इसके माध्यम से आगे बढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि ऐसी कौन सा सामाजिक प्रभाव या असामाजिक प्रभाव होता होगा। बचपन से एक साथ बड़ा हुआ एक भाई एक बहन को अपने हाथों से मारता है जब वो दूसरी जाति में विवाह कर लेती है। मतलब ब्लड और फैमिली बॉन्डिंग पर भी हावी है कोई और बॉन्डिंग। तो ऐसे कोई ना कोई सोशल कंट्रोल्स तो होंगे ना, उनको भी समझना ज़रूरी है। ह्यूमन ग्रुप्स क्यों बनाता है, समझना ज़रूरी है। ग्रुप्स बनाते हुए क्या वो किसी तरह की कलेक्टिविटीज़ को जन्म देता है, समझना ज़रूरी है। क्या विश्व के सभी समाज में, सारे ह्यूमन ग्रुप्स में और विश्व के सभी कॉन्टिनेंट में वो सेम है या उनमें डिफरेंसेस है, अलग है। सोसाइटी को पढ़ने के मत क्या एक ही हैं? क्या कार्ल मार्क्स भी इसे वैसे ही पढ़ता है जैसे इसे दुर्कहेम या कोई और ऑथर्स पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। कार्ल मार्क्स सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट देखता है, वो सोसाइटी में हार्मनी देखते हैं। दोनों ही तरह से सोसाइटी पढ़ी जा सकती है, कोई समस्या नहीं। इन सभी मतों को मैं चर्चा करूँगा। लेक्चर बहुत वृद्ध होगा। शुरुआत ही मैंने कुछ कंसेप्ट्स और टर्म्स से की है, उनको लिखा है, कुछ सवाल लिखे हैं। लेक्चर सही मायने में कंटेंट टू कंटेंट शुरू हो, उसके लिए लेक्चर के कंटेंट का एक हाईलाइट चलाना ज़रूरी था, वो मैं चला रहा हूँ। कुछ शब्दों को समझते हैं, इनके बाद कुछ और लिखूँगा, फिर उन्हें भी समझते हैं। कुछ शब्दों को समझ के कुछ प्रश्नों को समझेंगे। प्रिलिमिनरी अप्रोच डेवलप करेंगे लेक्चर को पकड़ने की, चैप्टर को पकड़ने की। चैप्टर यूँ ही नहीं पकड़ लेना चाहिए जैसे को वस्तु पकड़ ली। चैप्टर को आत्मसात किया जाना चाहिए जैसे कि मूल्य आदर्शों को किया जाता है, हमेशा के लिए बने रहते हैं। सही बात, यही तरीका है चैप्टर पढ़ने का। कई बार हम कुछ चीज़ों को बड़ा सिनोनिम ले लेते हैं, ऐसा नहीं। जैसे वैल्यू और नॉर्म्स बड़े अलग होते हैं, वैल्यू अलग होते हैं, नॉर्म्स अलग होते हैं। दोनों शब्द मैं यहाँ पर लिख करके आपको समझाऊंगा। शुरुआत में मैंने एक शब्द लिखा है जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, पहले 4 लेक्चरों में इसका जिक्र भी हुआ और वैसे भी हम करते रहते हैं। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। किताब की परिभाषा क्या कहती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो मैं डंडा लेकर के आता हूँ, थोड़े थोड़े ठर्क चलते रहने चाहिए, ये भी समाज है। क्योंकि इससे जो फीलिंग आएगी कि कुछ बच्चों को शब्द नहीं दिखते, मोबाइल भी कई बार छोटे छोटे होते हैं, कई बार मैं लिखता भी छोटा छोटा हूँ और कई बार एलबिलियाँ बना देता हूँ। अब उन्हें पंजाबी का ये एलबिली भी नहीं समझ आएगा। इसका बेटा डिक्शनरी मतलब मत देखने लगे ना, डिक्शनरी बस इसका मतलब है डंडा, और इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दैट इज़ अ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म कहता है अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइज बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज। बेटा कहानी खत्म हो गई। सबसे पहली कहानी, इसमें मार्केट महत्वपूर्ण रहती है ना। ये कोई ऐसा एक्सचेंज तो है नहीं स्पिरिचुअल एक्सचेंज, इट इज़ अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज सिस्टम। बाज़ार होगा और बाज़ार में एक खरीदार होगा और एक दुकानदार होगा। तो ये तो पहली बात ही क्लियर है, एक बायर और एक सेलर होगा। तो इट इज़ अ मार्केट एक्सचेंज। और ये है क्या, इट इज़ इकोनॉमिक एंटरप्राइज। सो अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइज बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज। कैपिटल refers to any asset including money, property and machines which can be used to produce commodities for sale or invested in a market with the hope of achieving a profit. तो कैपिटल पूंजी कुछ भी हो सकता है। आपका कोई एसेट, आपकी टैक्सी आपने बाज़ार में लगा दी, बदले में क्या कमाएंगे, फेयर यानी कि रेंट कमाएंगे ना, तो आपकी पूंजी हुई ना। तो वो हो सकता है एसेट, मशीन, गन्ना का रस निकालने वाली मशीन, रोज़ रस निकालोगे तो क्या कमाओगे, पैसा। और मनी, सीधा सीधा पैसा ही लगा दिया, तो उसके तहत चीज़ों का निर्माण करोगे। तो कैपिटल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मनी, इट कैन बी एसेट, इट कैन बी योर मशीन्स और समथिंग एल्स। तो इट इज़ एसेट, मनी, प्रॉपर्टी। आपने प्लॉट ले लिया, रेंट पे चढ़ा दिया, दुकान रेंट पे चढ़ाई हुई है, पैसा कमाते हैं ना। सो प्रॉपर्टी एंड मशीन्स जिनका इस्तेमाल, तो कैपिटल में ये कैपिटल मैंने पूंजी में ये सारी चीज़ें आपकी पूंजी हुई ना भाई। इसे लगा करके आप कमाई कर रहे हो तो ये पूंजी है।
10 लाख रुपया आपने खर्चा, आपने गाड़ी ले ली और आप रोज़ उस गाड़ी पे घूमते हो, ये आपका एक्सपेंडिचर। 10 लाख रुपया आपने खर्चा, आपने गाड़ी ले ली, उस पर पीली नंबर प्लेट लगा के, नीली लाइनें लगा के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चलाते हो और शाम तक 3,000 रुपये कमा लेते हो। आपने गाड़ी को टैक्सी बना दिया, यह आपका निवेश, ये खर्चा नहीं है। पहले वाला एक्सपेंडिचर था 10 लाख का, ये 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपके 10 लाख रुपए खर्चा नहीं है, ये पैसे नहीं है, ये पूंजी है। ओके, क्लियर? तो पूंजी तो कुछ भी हो सकती है। जैसे किसी ने 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, तो उसकी गाड़ी इस समय वो पूंजी बनी हुई है। आपने उस गाड़ी को लगाने के लिए अपना स्टैंड ऑफर कर दिया, तो आपका वो स्टैंड जो है, टैक्सी स्टैंड, वो आपकी पूंजी बनी हुई है। सिंपल। और किसी ने थोड़ी आगे जाने पर ही बढ़िया सी मशीन लगा करके एक कोक या कैन डिस्पेंसर लगा रखा है, आपने उस मशीन से कोल्ड ड्रिंक पिया, वो उसकी पूंजी है। हर स्तर पर पूंजी चल रही है। तो पूंजी, कोई भी एसेट, कोई भी मनी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मशीन्स, अंततः इसका अर्थ इसके उपयोग से उत्पन्न हो रहा है। उपयोग से आपको प्रॉफिट आ रहा है, विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस कमोडिटीज फॉर सेल और इन्वेस्टेड इन अ मार्केट विद द होप ऑफ अचीविंग अ प्रॉफिट। तो इसमें मार्केट एक्सचेंज इंपॉर्टेंट था, कैपिटल इंपॉर्टेंट था और प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। आप यहाँ पर चीज़ें पैदा करके, यानी कि जो कमोडिटीज़ हैं उन्हें प्रोड्यूस करके, या वो जो कमोडिटीज़ हैं उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए, दान पुण्य नहीं चल रहा। सीधा सीधा वहाँ पर वर्ड सेल आ रहा है, डोनेट नहीं आ रहा है, और सीधा सीधा वहाँ पर वर्ड इन्वेस्ट आ रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा है। तो सेल वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट। द पर्पज इज़ you need to harness some profits, so you are earning profit. This system rests on the private ownership of assets and the means of production. तो इसमें ownership और means of production प्राइवेट होते हैं, नेशनलाइज नहीं होते। आई बात समझ में? वो हो जाता तो कैपिटलिज्म ना होके सोशलिज्म होता। फिर जो वो स्कूल नाम का प्रॉपर्टी, फिर वो जो टैक्सी या रेलगाड़ी नाम की प्रॉपर्टी, वो स्टेट की होती, वो नेशन की होती। और अल्टीमेटली आप जब उसकी सर्विसेज लेते, तो जो भी फ़ीस होती, जो भी चार्जेस होते हैं, वो आप नेशन को पे करते। वो हो सकता है उसका मोटिव आपको सर्विस देना हो, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। हो सकता है वो नुकसान में भी चल रहे हों। तो वहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट ओन्ड होते हैं। स्टेट का ओन करना, स्टेट आप सबसे बना, देश के सभी लोगों से बनता है, तो मतलब वहाँ पर प्रॉपर्टी पब्लिक होती है, आप ओन कर रहे होते हैं। आपके देश का भारतीय रेलवे आपका है, भारतीय रेलवे आपका है, रेल मंत्री का नहीं है, किसी प्राइवेट प्लेयर का भी नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन इंडिगो एयरलाइन आपकी नहीं है, उसके प्रॉफिट्स आपके पास नहीं आते, उसके कंपनी के प्रमोटर के पास जाते हैं, उसके खाते में। लेकिन रेलवे का मुनाफा कहाँ आता है? भारत सरकार के पास, रेल मंत्रालय। और उसके तहत वो पैसा किसके पास आया? पब्लिक एक्सचेकर। किस में आया? जो आपके देश के इंपॉर्टेंट अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इनमें आया। उसके तहत ये पैसा किसके इस्तेमाल में आएगा? आपके। योजनाएं चलेंगी, नई रेलगाड़ियाँ चलेंगी, नई सुविधाएं मिलेंगी, तो वो किसी इंडिविजुअल का प्रॉफिट तो नहीं है, किसी प्राइवेट प्लेयर का प्रॉफिट भी नहीं है, वो पब्लिक है, तो वो आप ओन कर रहे हैं। तो वहाँ पर सोशलिज्म में स्टेट ओन्ड होता है, यानी कि नेशनलाइज्ड। जैसे सरकारी बैंक हो गए, सरकारी कंपनियां हो गई, इट इज़ अ स्टेट ओन्ड। सरकार तो आपने इंस्टॉल किया हर 5-5 साल पे चुनाव के माध्यम से वोट डाल के कस्टडियन के तौर पर, कि वो इन रिसोर्सेज के कस्टडियन हैं। ये रिसोर्सेज उनकी कस्टडी में दिए हैं फॉर द यूटिलिटी ऑफ द सोसाइटी, आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन वहीं कैपिटलिज्म में प्राइवेट ऑनरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे आपकी निजी ज़मीन, आपके पास इंडिया में कैपिटलिज्म है क्योंकि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप प्राइवेट सेंस में अपने लिए यूज़ करते हैं, उसके प्रॉफिट्स आपके हैं, उसका रेंट आपका है, उसको बेच करके जो कैपिटल गेन होता है वो आपका है। लेकिन अभी अभी अगर भारत सरकार किसी एयरलाइन को, किसी कंपनी को या किसी ज़मीन को बेचेगी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, ऑक्शन करेगी, या देश की किसी खान को, किसी माइनिंग को बेचेगी, देश का खान नहीं, सलमान आमिर खान नहीं, देश की कोई खान यानी कि माइनिंग को बेचेगी, उससे होने वाली कमाई भारत सरकार की कमाई, यानी कि देश की कमाई, क्योंकि भारत सरकार भी भारत की सरकार है। इट इज़ नॉट द मोदी सरकार और द गांधी सरकार, इट इज़ द भारत सरकार, यानी कि देश की सरकार, आपका पैसा।
तो कैपिटलिज्म सीधा सीधा समझ आ गया। इसका मेन एलिमेंट कि इसमें मार्केट एक्सचेंज होता है, इसमें आप किसी भी तरह से जो कैपिटल है वो यूज़ करते हैं एज अ एसेट, एज अ मशीन, एज अ मनी, किसी भी सेंस में यूज़ करते हैं। पर्पज़ क्या रहता है, आपको कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करनी है और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने का पर्पज़ क्या है, आपको उसे सेल करना है या इन्वेस्ट करना है। और सेल और इन्वेस्ट किस पर्पज़ से करना है, प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज़ से करना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑनरशिप प्राइवेट रहेगी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट रहेंगे भाई। ये पूंजीवाद है, ये कैपिटलिज्म है। यूरोपियन रेनेसेंस के समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था। तो कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइज बेस्ड ऑन अ मार्केट एक्सचेंज. Capital refers to any asset including money, property, machines which can be used to produce commodities for sale or invested in a market with the hope of achieving a profit. This system rests on the private ownership of assets and the means of production. इसकी एप्लीकेशंस, इसकी यूटिलिटी, इसके गुड और बैड एलिमेंट तो सोसाइटी के पहले 4 लेक्चर में हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। वो सारा कंसेप्ट डिस्कस हो गया है। कंक्रीट मैनर में आपको एक डेफिनेशन भी यहाँ पर पढ़ करके बता दी। अगला कंसेप्ट है मैक्रो सोशियोलॉजी। मैक्रो और माइक्रो से पता लग रहा है, मैक्रो बड़े स्केल पर, माइक्रो छोटे स्केल पर। तो पहले माइक्रो सोशियोलॉजी देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन। आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं फेस टू फेस इंट्रैक्शन। तो प्री मॉडर्न सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, स्मॉल, एग्रेरियन यानी कि रूरल, क्लोज्ड इंटरेक्शन ओरिएंटेड, पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शंस। गांव में कैसे बातचीत होती थी पहले, पीपल के पेड़ के नीचे मुंह से मुंह जोड़ करके एक दूसरे से बात करना। आज भी जब कोई चुगलियां कर रहा होता है ऐसा कहते हैं ना, मुंह ना मुंह जोड़ के बैठे सी, मतलब वो आज भी किस सोसाइटी की बात कर रहा है। वेरी पर्सनल, स्मॉल, क्लोजली इंटरेक्टेड, फेस टू फेस इंटरेक्शन ओरिएंटेड सोसाइटी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी। जब आप ह्यूमन बिहेवियर को इस स्केल पे आके स्टडी करते हो, यानी कि खास तौर पर इंडिविजुअल के लेवल पे आके स्टडी करते हो। लेकिन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी क्या थी, वेरी लार्ज, कम्प्लेक्स, अर्बन एंड इम्पर्सनल इंटरेक्शन, डिटैच्ड फॉर्म ऑफ इंटरेक्शंस, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन, नहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, इम्पर्सनल इंटरेक्शंस आपके यहाँ पर होती थी, जिसमें कि आप उस सिस्टम के वाया इंटरेक्ट कर रहे हैं जिस सिस्टम का आप पार्ट हैं। पर्सनली आपकी इंटरेक्शंस वहाँ पर नहीं हो रही हैं, आप प्रभावित जरूर हो रहे हैं एक दूसरे से। अगर वर्कर को इंडस्ट्री में अच्छे वेजेस मिल रहे हैं तो फिर दुकानदार की दुकान से सामान बिक रहा है। सो इंटरेक्शंस आर वेरी मच इम्पर्सनल, इनडायरेक्ट एंड सोसाइटी इज़ हाईली डिटैच्ड। क्लियर बात, ये मैक्रो सोशियोलॉजी का पार्ट है जो आज की डेट में आप देख रहे हैं। किसी इंडिविजुअल की जानकारी नहीं है, इस एक गली में या आपके मोहल्ले में जानकारियों की कमी है एक दूसरे के बारे में, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शंस अब नहीं होती, पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं है, सोसाइटी क्लोजली इंटरेक्टेड नहीं है, सोसाइटी ओपन है। आपकी इंटरेक्शंस कहीं और ज़्यादा होती होंगी। तो हो सकता है आपके नेबर को आपके बारे में नहीं पता कुछ, लेकिन शहर के कोर एरिया में रह रहे किसी पर्सन को आपके बारे में सारा पता हो, क्योंकि आप अपनी गली मोहल्ले गांव तक सीमित नहीं है। आप अपने ट्रेड, कॉमर्स, इन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत से अदर कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जिनको आपकी ज़्यादा जानकारी है एज़ कम्पेयर टू योर नेबर, क्योंकि वो नेबर का कमर्शियल इंटरेस्ट, वर्किंग प्रोफाइल आपके साथ मैच नहीं करती है, इसलिए उसको आपकी कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन यूट्यूब में आपके लेक्चर्स और आपके वीडियोज़ के वाया हो सकता है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी आपको जानती है, बट आपका मोहल्ला आपको नहीं जानता। लेकिन पहले ये स्मॉल स्केल क्लोज्ड इंटरेक्टेड इंटरेक्शंस थी, जिसमें एक गांव के एक पर्सन से आप उस पूरे गांव के सभी घरों की जानकारियां निकलवा सकते थे। इसलिए सोसाइटल कंपल्शन भी इंडिविजुअल और फैमिली के बिहेवियर पर हावी था। इंडिविजुअल पूरी आज़ादी से कदम नहीं उठा सकता था, फैमिली भी, क्योंकि हर एक चीज़ की जानकारी पूरे के पूरे गांव को, यानी कि उस पूरी कम्युनिटी को होती थी, और कम्युनिटी का दबाव आप पर रहता था कि आप अगर इस तरह का कार्य करेंगे पूरी कम्युनिटी के बारे में परसेप्शन ये डेवलप होगा, तो आप ये नहीं कर सकते, कम्युनिटी विल नॉट अप्रूव दिस। तो फिर इंडिविजुअल बिहेवियर मॉडिफाइड होता था। समझ आ रही हैं चीज़ें? इससे ये समझ में आया कि इंडिविजुअल फ्रीली फ्लोट नहीं कर सकता कभी भी अकेला। इंडिविजुअल कैन नॉट फ्लोट फ्रीली इंडिविजुअली। इंडिविजुअल कैन फ्लोट विद अ फैमिली, विद अ कम्युनिटी, विद अ सोसाइटी, विद अ नेशन। Such kind of social constraints you are having, such kind of social controls you are facing. So we need to study that. How much social control you need to face, how much social constraints we need to create
for a productive society and how much freedom we need to provide for individual growth. That is the subject matter of study. इस तरह से पॉलिसीज़, इस तरह से लॉ मेकर्स, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इन चीज़ों को कंसिडर करके ही विधि विधान बनाते हैं, जहाँ एक तरफ फंडामेंटल राइट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड तक कैसे पहुँचे होंगे सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स? सोसाइटी इंडियन है और उस कॉन्टेक्स्ट में इसे समझना है, फिर ही जा कर के फंडामेंटल राइट्स भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। आई बात समझ में? आपको फंडामेंटल राइट्स के तहत फ्रीडम है, आपको राइट टू प्राइवेसी है, अपने घर में कुछ भी करिए, लेकिन कुछ वेस्टर्न कल्चर ओरिएंटेड कंट्रीज़ की तरह पब्लिक प्लेसेस में आप बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको रोक दिया जाता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, ये क्या है। तो आप एक तरह से पब्लिक प्लेसेस का ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं। इट इज़ व्हेन यू आर हैविंग अल्टीमेट राइट टू प्राइवेसी, go and do that in privacy, but there is a right to public access of other individual also, और वो वहाँ पर they are feeling uncomfortable, so you cannot use the public property as a private thing. So there will be challan in the metro, there will be challan in the bus, there will be challan in the park, so people will create hue and cry कि ये क्या कर रहे हैं दोनों जने बैठ करके। तब आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी कि इनको क्या आ गया। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? नहीं, बस में हो, इट इज़ अ पब्लिक प्लेस, cannot do that and laws are even supporting that. लोग सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को कि आपको ये कहा जाएगा भाई बस से उतर, भाई चल अपना कर लो जो करना है, बस में नहीं। तो अब आप जाकर के पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हम बस में एडल्ट थे, हम अपना बस में अपना प्राइवेसी में कर रहे थे और इन लोगों ने हमको उतरवा दिया। नहीं, लॉ मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब लॉ मेकिंग मशीन या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीन से आगे बढ़ करके उस कंट्री के कस्टम, कल्चर, मैनर, सोसाइटल नीड्स, सोसाइटल फॉर्मेशंस, बेसिस को अंडरस्टैंड करते हैं, तभी हम ये बैलेंस अचीव कर पाते हैं कि किस पॉइंट पर जा कर के इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्ब करना है और सोसाइटी की वैल्यूज़ को, कल्चर्स को, कस्टम्स को इम्पोर्टेंस देना है। अब यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ बहुत हार्श हो जाती हैं, जो आपको आपकी लाइफ का पार्टनर चूज़ नहीं करने दे रही हैं, उनके साथ मैरिजेस अरेंज नहीं करने दे रहे हैं। दे विल किल यू ब्रूटली। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट अलाउ दैट, क्योंकि सोसाइटी अगर वो दो इंडिविजुअल्स का वो एक्सट्रीम वर्जन बस में नहीं चला, पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं है, तो किसी सोसाइटी के प्राइवेट थॉट भी नेशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट को ब्रेच नहीं कर सकते। इसलिए फिर उन पंचायतों के द्वारा दिए गए फरमान भी गैरकानूनी है। देयर इज़ अ मीडियम स्केल बैलेंस, दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम नहीं जाएगा, वहाँ पर फिर लॉ ब्रेक हो जाएगा। ओके, उसको तो अचीव करना पड़ेगा ना, उसके लिए ही ये सारा स्टडी का सिस्टम रहता है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो सोशोलॉजी। impersonal interaction, the more open society, the more detached society, the more urban and the large scale industrial society, it is the subject matter of the macro sociology, the study of large scale groups, organizations or social system. अब now you are having a large scale group, suppose a political party that is a भारतीय जनता पार्टी दावा करती है विश्व में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है। आपको जेन्युइनली फील होता है कि उस पार्टी का ग्रास रूट लेवल का वर्कर एवरी डे कैन टॉक टू द पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और टू द अमित शाह होम मिनिस्टर? ना, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इन अ विलेज यू कैन एवरी डे डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द सरपंच। सरपंच 1 मिनट लगता नहीं सरपंच जी के घर चले, चलो पंचों की बैठक बुलाओ। सरपंच तो गली गली ऐसे घूम रहा होता है जो खुद ही किसी घर चले जाता कि मैं आ गया हूँ भाई कुछ है, लेकिन यहीं पर आप पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी कितनी बड़ी, तो ऐसे में आप जलंधर में कोई समस्या में आप ऐसे कहते हैं चले जेपी नड्डा जी को मिल के आते हैं। नहीं, एक स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस स्ट्रक्चर के तहत एक लेयर है जिसमें आपके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रधान बनाया गया है आप उससे बात करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के आगे जोन लेवल, फिर जोन से आगे प्रदेश पार्टी का प्रधान। जैसे कांग्रेस प्रदेश पार्टी प्रधान कौन महानुभावी बनाए गए हैं? नवजोत जी सिंह सिद्धू वाले, आई बात समझ में, वो बनाए गए हैं। क्लियर है ना? मैंने को नवजोत सिंह सिद्धू ही है ना, जी लगाना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के वही बनाए गए हैं। किसके बनाए गए हैं? प्रदेश कांग्रेस पार्टी से सिमरन ठर गया ये कौन बना दिए भाई? कल तक तो सुन रहे थे कोई और था, पहले जाखड़ जी थे, अब सिद्धू जी हैं। ओके, तो ये बनाए गए। इनसे बात करो भाई, इनसे बात बूत करके अगर कभी तुम्हारे अंदर कुछ बचा तो फिर राहुल गांधी या उनके आगे कोई मिला दिया जाएगा आपको। तो वो गांव में बैठा आदमी कह रहा है यार गांव बढ़िया था यार,
कोई समस्या होती थी सरपंच को पकड़ लेते थे पीपल के पेड़ के नीचे जाके, पंच तो घर ही आता था रोज। ये बड़ा, तो कोई समझा रहा अबे सुन, तब गांव था, तब फैक्ट्रियां नहीं थी, विकास नहीं था, शहर नहीं बने थे, तब हमारा समाज आपस में जुड़ा था यार। हम एक कुनबे में थे, कम्युनिटी में थे, आपस में बात कर लेते थे, क्लोज इंटरेक्शन थी, फेस टू फेस, मुंह पे गाली देते थे, मुंह पे बात करते थे। पहले देखिए ताने मारना बेइज्जती करने का सिस्टम मुंह पे चलता था ना, फेस टू फेस। तब ऐसे एक डायलॉग आज तक भी चलता है, जो बोलूँगा मुंह पे बोलूँगा, मैं मुंह पे बात करता हूँ। और तब सामने भी कहते थे ना भाई सामने आके मुंह पे बात कर बे, ऐसे बातें। लेकिन आज यही जगह किसने ले ली है? सोशल नेटवर्किंग ने। अब वहाँ पर भी आप दावा तो ये कर रहे हो कि मुंह पे बोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे अब गांव में क्या था कि मुंह पे बोलते हो अपना मुंह नहीं बदल सकते थे, यहाँ पे फेक आईडी बना लेते हो, तो ये भी मुंह पे बोलने वाले नहीं है। इस पर भी फिर आप फेक ना कर सकें तो आपको ब्लू टिक दिया है। तो जितने भी ब्लू टिक वाले हैं वो बिल्कुल गाँव की तरह ही हैं कि वो उनको पता है जो भी मुँह पर बोलेंगे वो मुँह पर ही आएगा, क्योंकि हम ब्लू टिक वाले हैं तो हम आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने ब्लू टिक दे के उनकी एक क्लोज सोसाइटी बना दी है। बाकी सारे लूज़ खोल रहे हैं ओपन सोसाइटी में ही, सोशल मीडिया में। लेकिन सोशल मीडिया ने आपको एक तरीका दिया है फेस टू फेस इंटरेक्शन का, क्योंकि सोसाइटी बड़ी लार्ज हो गई थी, इसलिए अब इसके आगे वर्ड सोशल क्यों लगा, समझ आ गया। वाई दिस मीडिया इज सोशल मीडिया नॉट द मास मीडिया, यू कैन इंटरेक्ट फेस टू फेस, इसलिए उसका नाम क्या है? फेसबुक। नाम क्या है? फेसबुक। बड़े ही सदियों के बाद उस प्री मॉडर्न सोसाइटी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसी वर्जन में लॉन्च करने का एक आइडिया कि व्हाट वाज द आइडेंटिफाइबल पॉइंट विद द व्हाट वर द विद द प्री मॉडर्न सोसाइटी, इट इज़ द क्लोज्ड इंटरेक्शंस, क्लोज्ड ग्रुप, द फेस टू फेस इंटरेक्शन, द पर्सनल कनेक्टिविटी। ओके, फ्रेंड लिस्ट बनाओ, इसमें एक कॉलम डालो, फेसबुक बनाओ फ्रेंड लिस्ट, तो फ्रेंड लिस्ट में आपके चुने हुए फ्रेंड हैं और उनके साथ आप क्या करते हैं? फेस टू फेस बात। और इंडिविजुअल अपने उस ग्रुप के साथ भी इकट्ठे बात कर सकता है। तो दो चीज़ें, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड इंडिविजुअल टू कम्युनिटी। इसलिए इनमें डायरेक्ट मैसेज का भी एक फॉर्मेट रहता है, फेसबुक में मैसेंजर रखा गया था, और इसलिए इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम डायरेक्ट का ऑप्शन है। तो आप इंडिविजुअल से इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हो, इंडिविजुअल टू योर चूजन ग्रुप, इंडिविजुअल टू योर चूजन ग्रुप। लेकिन अब उससे आगे बढ़ के जब लार्जर सोसाइटी की तरफ जाते हो तो आप प्राइवेसी हटा के पब्लिक डोमेन में आ जाते हो। तो प्राइवेट और पब्लिक वर्ड का क्लियर हो गया। प्राइवेट स्मॉल, क्लोज स्मॉल सोसाइटी, क्लोज इंटरेक्शंस, फेस टू फेस पर्सनल इंटरेक्शंस। लेकिन जैसे ही पब्लिक हो गई प्रोफाइल तो आपका ट्वीट, आपका सब कुछ किधर गया? पब्लिक। सो दे विल कमेंट यू इन अ पब्लिक सेंस, हो सकता है वो आपसे अटैच्ड ही ना हो। सो डिटैच्ड सिस्टम, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं, रैंडमली आकर के कोई भी कमेंट करके गया। क्लियर हो गई कहानी। सो द थिंग इज़ कि जब हम लार्ज हो जाते हैं सोसाइटी में तो और ग्रुप, सोशल लार्ज स्केल ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिस्टम्स बहुत लार्ज स्केल होते हैं, तो यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं होती, इम्पर्सनल होती हैं, फेस टू फेस। तो वहाँ पर जेपी नड्डा तक बात पहुँचेगी, ये कहा जाएगा कि साहब ग्रास रूट लेवल पर जो पार्टी वर्कर है ना, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि लंबे समय से नेशनल लेवल की मीटिंग कन्वीन नहीं हुई, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आपका नाम लेकर के नहीं बताया जाएगा कि वो ये कह रहा है, लेकिन गाँव में सरपंच को पंच आके कह रहा है, अच्छा सुन यार, कहता हाँ, वो जो सुखिया है ना, गांव के सारे लोगों को भड़का रहा है कि पंच सरपंच आपस में मिल करके नहर की ज़मीन बेच करके सारा पैसा खा जाएंगे। यहाँ पे सुखिया से बात होगी, हरिया से बात होगी, लाला की बात होगी, रामू की बात होगी, ये सब की बात होगी। लेकिन वहाँ पर पार्टी वर्कर शब्द इस्तेमाल में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बाय नेम आइडेंटिफाई किया जा रहा है ना, कहाँ पे? माइक्रो। यार बेटा, सब्जेक्ट जब सोसाइटी पढ़ रहे हो ना, तो आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यानी कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना, मेंस में जीएस, एसए, एथिक्स पेपर अंडरस्टैंड करना, प्रीलिम्स में सीसेट 2 में एथिक्स का पेपर सारा अंडरस्टैंड करना, सारा खेला टर्म पे खड़ा रहेगा। टर्म गलत समझ गए, सारा टॉपिक गलत हो जाएगा। और टर्म में बड़ा फ़र्क है, मैं अभी अंतर साबित कर रहा हूँ। यहाँ बाय नेम आइडेंटिफाई हो रहा है और वहाँ फर्दर बाय क्लास, बाय ग्रुप आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वर्कर, पार्टी वर्कर। और यहाँ पर माइक्रो सोशोलॉजी में सुखिया, हरी, लाला, रामू, इकबाल, सोढ़ी, सिंधु, ऐसे। ये सोसाइटी स्मॉल है, यहाँ पर्सनल इंटरेक्शन है, क्लोजली इंटरेक्टेड सोसाइटी का वर्ड क्लियर हो गया, अटैच्ड है। मैक्रो सोशोलॉजी सोसाइटी लार्ज है।